हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 12वां जलमला। यहाँ पर जलमला पूरक पठन है। इसके लेखक का नाम है पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका परिचय, इनका जन्म 27 मई 1894 खैरागढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1971 रायपुर मध्य प्रदेश में हुई है। परिचय, बख्शी जी कवि, कथाकार, समीक्षक, निबंधकार अनेक रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। आप विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के ललित निबंध भी लिखे हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य विमर्श, विवेश, विश्व साहित्य आलोचना, हम, मेरी अपनी कथा, मेरे प्रिय निबंध, मेरा देश, वे दिन, समस्या और समाधान, निबंध संग्रह, यात्री यानी कि यात्रा वृत्तांत। बख्शी जी की रचनाओं की ग्रंथावली 8 खंडों में विभक्त है। गद्य संबंधित ये एक जलमला लघु कथा है। यानी कि लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य, उसे हम क्या कहते हैं? लघु कथा कहते हैं। जैसे कि कोई हम कहानी भी देखते हैं, उस बहुत बड़ी कहानी रहती है, उसमें का कोई एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पद रहता है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उसको हम लघु कथा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कहानी द्वारा लेखक ने भाभी देवर के निश्चल प्रेम, तात्कालिक पारिवारिक स्थितियों एवं विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। मैं बरामदे में टहल रहा था। टहल यानी कि हम अपने जो घर के पास जो बरामदा रहता है उस पर हम क्या कर रहे थे? चल यानी कि ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे। इतने में मैंने देखा कि विमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। यहाँ पर प्रदीप जो बताया गया है वो दीपक से बताया गया है। मैंने पूछा, क्यों रे, यह क्या है? वह बोली, जलमला। जलमला यानी कि हल्का प्रकाश, उसे हम क्या कहते हैं? जलमला यानी हल्का प्रकाश। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई है। यानी कि सखी यहाँ पर सहेली या मित्र बताया है, इसलिए मैं उन्हें जलमला दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताबें फेंककर घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल तो दे दो। दीदी ने कहा, जा, अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने न देना चाहिए, अच्छी दिल लगी होगी। मैं इधर उधर देखने लगा। दिल लगी यानी कि मजाक। दिल लगी का यहाँ क्या बताया गया है? अर्थ मजाक। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दियासलाई का बक्स लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर से उत्तर दिया, जलमला। भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? आलोक यानी प्रकाश का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिनी। 1 गिनी यानी कि सोने की एक मुद्रा। भाभी कहने लगी, अच्छा, इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैं तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख
दिया। मूल्य 1 गिनी। भाभी ने गिनी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद गिनी के खर्च हो जाने पर मैं ये घटना बिल्कुल भूल गया। 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं BA LLB होकर इलाहाबाद से घर लौटा। घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। न भाभी थी न विमला ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई और विमला कटिंग में खेती करती थी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियां के साथ दीदी बैठी थी। कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही है कि कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई, मैं तुमसे पूछने वाली थी। विद्यार्थियों, पेज नंबर 49 में मैंने आपको पूरा एक पेज पढ़ा दिया। अब इसके आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है कि आंचल के नीचे प्रदीप लेकर जाने वाली महिला का नाम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? विमला। दूसरा है प्रदीप लेकर जाने वाली महिला का गंतव्य, यानी कि लेखक की भाभी का कमरा। बड़ी भाभी को जलमला दिखाने का कारण, बड़ी भाभी का पंडित जी की बहू की सखी बनना। चौथा है उस पदार्थ का नाम जिस पर लेखक की दृष्टि पड़ी। क्या हो गया? मोमबत्ती का टुकड़ा। यहाँ पर आपको जैसे सहमत में पूछ सकते हैं कि भारतीय समाज में अंधविश्वास के प्रभाव का 8 से 10 वाक्य में वर्णन करो। तो हम क्या अंधविश्वास के बारे में लिखना है, जैसे कि भारतीय समाज में अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। इसके कारण लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। अंधविश्वास के कारण भारतीयों की गतिविधि प्रभावित होती है। इन गतिविधियों में रूढ़िवादिता, जादू टोने के विश्वास, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का समावेश होता है। भारत में सबसे बड़ा अंधविश्वास छुआछूत का विश्वास है। इसके कारण मानव के मन में भेद पैदा हो जाता है। हमारे समाज में कुछ जातियों में अस्पृश्य मानकर उसके साथ भोजन न करना, साथ उठना बैठना नहीं, साथ रहना नहीं, ऐसी आदि बहुत सी ऐसी बातें रहती है। इस लघु कथा में कोई हानिकारक अंधविश्वास तो नहीं है, किंतु बड़ी भाभी के पंडित जी की बहू की सखी बनने पर उन्हें जलमला दिखाना एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास हमारे समाज में जितना शीघ्र खत्म हो सकेगा उतना ही अच्छा रहता है। हम भी हमारे घर में, आप भी अपने घर पे देखोगे कि आपको अंधविश्वास की दादी के रूप, मम्मी के रूप में ऐसा नहीं करना, तो आपको कई चीज़ों में आपको अंधविश्वास घर पे भी दिखता है। उसके बाद जैसे कि आगे और कुछ प्रश्न और पूछा जाएगा कि मैंने बिना उत्तर दिए है मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर रख दिया। तो ये क्या होगा? इनकी कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन क्या होगा? सही। तो क्या होगा? सही के रूप में कि भाभी ने कुछ न कहकर ही मेरे हाथों पर 5 रुपए रख दिए। उसके दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, भाभी नहीं, पहले का उत्तर सही है। पहले का उत्तर आप बराबर लिखो, मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर रख दिया, ये उत्तर सही है। दूसरा है भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 10 रुपये रख दिए। 10 रुपये रखे थे कि नहीं? ये उत्तर गलत है। भाभी ने कितने रुपए रखे थे? 5 रुपये। उसके बाद मैंने कहा कम से कम 1 गिनी, ये तो सही था ना उत्तर। तो ये आंसर क्या रहेगा? हमारा उत्तर क्या रहेगा? ये सही रहेगा। फिर बहुत दिनों बाद गिनी के खर्च हो जाने पर भी मैं यह घटना बिल्कुल भूल नहीं सका। तो ये क्या है? गलत। कुछ दिनों बाद गिनी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। तो इस तरह से आपको पूछे, या फिर आपको पूछे भाभी और देवर के निश्चय प्रेम का वर्णन अपने आधार पर करो। तो यहाँ पर हम करते, लेखक ने जब नौकरानी विमला को भाभी के कमरे में प्रदीप लेकर जाते हुए देखा तो उसने उससे पूछा कि यह क्या है। नौकरानी ने बताने पर लेखक ने भी अपनी भाभी को जलमला दिखाने का निश्चय किया। तो यहाँ पर क्या हो? एक दूसरे का प्रेम बताया गया। जैसे कि उसने विनोद करने के पश्चात से मोमबत्ती का एक टुकड़ा लिया और उसे सलाई से जलाया और अपनी भाभी के कमरे में ले गया।
लेखक भी भाभी ने उससे लेखक की जो भाभी थी उससे पूछा यह क्या है। उसने कहा यह जलमला है। भाभी ने उसके हाथ पर 5 रुपये रख दिए। लेखक ने कहा कि भाभी क्या तुम्हारा मेरा प्रेम आलोक इतना ही मूल्य है। तो भाभी ने हंसकर पूछा देवर जी तो कितना चाहिए। लेखक ने कहा कि 1 गिनी। तो भाभी ने लेखक को 1 गिनी दे दी। कालांतर में लेखक का यह घटना को भूल गया। यानी कि इस तरह से कहते भाभी और देवर के प्रेम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थी पेज नंबर 50 लिखाओगे। ये लघु कथा छोटी ही रहती है। अब हम आगे देखेंगे। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था ना। दीदी ने उत्तर दिया। हाँ बहन, बहू कह गई थी कि उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने कहा। उसमें सब तो ठीक था, पर एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा कैसे विचित्र बात थी। वह कहने लगी मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत में रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी यह क्या है। कौतूहलवश यानी कि जिज्ञासावश उसे खोलकर मैंने देखा। बहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा। दीदी ने उत्तर दिया गहना रहा होगा। उसने हंसकर कहा नहीं, उसमें गहना न था, वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था। यानी कि अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा किसने दिया था। वह लेखक ने दिया था और उस पर लिखा था मूल्य 1 गिन्नी। यानी कि लेखक ने जब गिन्नी भाभी को जब गिन्नी दिया था तो भाभी से पूछा था, भाभी को कहा था कि मेरे पैर की कीमत इतनी है। तो भाभी ने पूछी कितनी तुम्हारे। तो उसने बोला 1 गिन्नी। तो उसको लेखक को बोलती कि उसमें 1 गिन्नी। तो लेखक उस मोमबत्ती पर 1 गिन्नी लिखता है। तो वह उसमें 1 गिन्नी लिखा था। क्षण भर के लिए मैंने ज्ञान शून्य हो गया। यानी कि ज्ञान से एकदम शून्य हो गया। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगीं, कुछ इधर उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपने सिर ढाकते ढाकते कहा अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी सिर का दर्द कैसा है। पर मैं कुछ उत्तर न दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकालकर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा यह क्या है। मैंने उत्तर दिया जलमला। कमला कुछ न समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे जलमले का क्षुद्र आलोक रात्रि के अनंत अंधकार में विलीन हो गया। हमारी यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। यहाँ पर हमने जो बताया गया है तो यहाँ पर आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि रुमाल में बंधी हुई वस्तु क्या थी। तो क्या लिखेंगे रुमाल में बंधी हुई वस्तु मोमबत्ती का टुकड़ा थी। मोमबत्ती पर लिखा हुआ क्या था। मोमबत्ती पर लिखा था 1 गिन्नी। लेखक ने उस महिला से क्या कहा वह मेरा है, मुझे दे दो। महिला ने सिर ढाकते हुए क्या जवाब दिया अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी। तो यहाँ पर इस परिच्छेद के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि आलोक ने अपनी भाभी को विशेष अवसर पर झलमला दिखाया था। भाभी ने लेखक को कहने पर भी उसे 1 गिन्नी दिया। लेखक द्वारा जलाए गए मोमबत्ती के टुकड़े को उसकी भाभी ने एक रेशम के रुमाल में बांधकर स्मृति स्वरूप रख दिया। देवर भाभी का पावन प्रेम तो निश्चल होता है। भाभी बड़ी थी और लेखक को बहुत मानती थी, इसलिए लेखक द्वारा जलाए गए मोमबत्ती के टुकड़े को स्मृति स्वरूप अपने पास रखा। लेखक को जब भाभी ने इस निश्चल प्रेम का पता चला तो उसने नौकरानी भेजकर मोमबत्ती के टुकड़े को तुरंत मांग लिया। झलमला दिखाने वाली घटना याद कर लेखक उस दिन खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेखक और भाभी के प्रेम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्रवणी में देखेंगे प्रेमचंद्र द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी यूट्यूब पर सुनिए और संक्षेप में
सुनाइए। ये जो बड़े घर की बेटी है, इसमें भी भाभी और देवर के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। विद्यार्थी, यूट्यूब में आप ये प्रेमचंद्र की कहानियों में डालोगे, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। इसमें भाभी और देवर के प्रेम का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए, किसी एकांकी को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव बताइए। कोई भी आप एक एकांकी पढ़ो और उसका कोई भी एक केंद्रीय भाव, इनके एक भाग, लघु कथा बहुत बड़ी नहीं रहती, इनकी एकांकी का जो छोटा रूप लिया रहता है उसे हम लघु कथा कहते हैं। तो आप एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। फिर लेखनीय में निम्न शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी लिखिए। मोमबत्ती, कागज, बूंदे, नारियल का वृक्ष। तो इसके आधार पर क्या बनाना है, आपको एक कहानी तैयार करना है। ये मित्र आपको, ये दोस्त, ये आपको करना है। उसके बाद सार्क परिषद में भारत का योगदान संबंधी जानकारी प्राप्त करो और चर्चा करो। ये पुस्तक में आपको देखना, आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे 9वीं कक्षा की भूगोल पृष्ठ नंबर 71 में सार्क परिषद के बारे में दिया है, तो आप इसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। अपने बचपन की कोई विशेष घटना अपने मित्रों को बता सकते हो, या घर पे भी हम मित्रों को फ़ोन के माध्यम से, अपने घर में अपने परिवार के माध्यम से भी इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पेज नंबर 51 निकालना है। पेज नंबर 51 में निम्न मुद्दों को उचित क्रम पर लगा के उनके आधार पर कहानी लिखो। आपको यहाँ पर मुद्दे दिए हैं, ये मुद्दों का उचित क्रम में प्रयोग करके आपको क्या बनाना है, एक कहानी बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक लड़का, उसके बाद उसका शीर्षक, फिर एक मित्र के साथ रहना। तो यहाँ पर आपको दिया है, तो आप किस तरह से एक उचित क्रम बना सकते हो और एक शीर्षक जैसे कि यहाँ पर बहुत से लग जाते हैं। प्रतिवर्ग सूखे की समस्या का सामना, लोगों का खुश होना, कुआं तैयार होना, लोगों का हंसना, कुआं में भरना। तो आप आधार पर ये बना, जैसे कि सहयोग से सफलता। एक गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। वह उच्च शिक्षा के लिए एक शहर में रहता था। जब कॉलेज की छुट्टी होती थी तो वह परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने गांव पर आ जाता था। उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष सूखा पड़ता था। सूखे के कारण गांव में पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती थी। लड़का ग्रीष्मकाल में अपने घर आया, अपने गांव वालों की परेशानी देखा। उसने गांव के बीचों बीच एक कुआं खोदने का निश्चय किया। उसने अपने मन की बात कुछ लोगों से कही। कुछ लोग तो उसकी बात सुनकर हंसने लगे। गांव में एक लड़के ने उसका साथ देने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर कुआं खोदना प्रारंभ किया। धीरे धीरे गांव के लोगों का भी सहयोग मिलना प्रारंभ हो गया। कुआं तैयार होगा। धीरे धीरे कुएं में भी पानी भरने लग गया। गांव में खुशियां की लहर दौड़ गई। उस गांव को सूखे से निजात मिली। इनकी क्या मिलती है, सहयोग। सहयोग के से ही बड़ी सी बड़ी समस्या को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, ये छोटी सी छोटी समस्या है, अभी हमारे पास कोरोना रूपी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से, एक दूसरे के मित्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और हमारा शिक्षा वंचित ना हो, इसके लिए हम घर बैठे बैठे भी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, अंतर्जाल की सहायता से विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले भैया दूज या भाई दूज या रक्षाबंधन त्यौहार की विभिन्न विधियाँ प्राप्त कीजिए। ये आपको पता है कि आपके घर में हर साल मनाया जाता है। पाठ के आंगन में यहाँ पर पूछा गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला दिया गया, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही गलत पहचानी तथा गलत कथन को सही करके लिखिए। अब हम यहाँ पर पहला दिया है, कुछ स्त्रियाँ मुझे देखकर भागने लगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा है, घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। तो ये वचन क्या होगा, ये वचन गलत है। पहला वाला सही था, दूसरा गलत है। घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी, सही है। उसके तीसरा है, कमला कुछ न समझ सकी। तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद है, वह तो एक अधजला कागज का टुकड़ा था। ये उत्तर गलत है। वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था। यहाँ पर परिवार के प्रति व्यक्ति अपने आपके विचार व्यक्त करिए। इनके परिवार के प्रति, जैसे कि मेरे परिवार में सबसे प्रिय मेरी माँ है या मेरे पिताजी है, कोई भी आप, या मेरा भाई है, वह केवल मेरी ही प्रिय नहीं है बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की प्रिय है। मेरी माँ परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरत का ख्याल रखती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो माँ उसके लिए समय पर भोजन तैयार करती है, हर चीज़ की व्यवस्था करती है। नौकरी करने वाले सदस्य भी अपनी आवश्यकताओं के लिए भी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। सबको
अपने कार्यालय समय पर जाना पड़ता, मगर माँ समय पर टिफ़िन बनाना, हर कार्य हमारी माँ समय पर करती। तो आपके घर में जो आपका प्रिय है या आपके पिताजी है या आपकी बहन है या आपका बड़ा भाई है, आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, यहाँ पर आप लिखोगे। फिर मैं देश का, देश मेरा, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ पर आपको जैसे कि मैं देश का और देश यह मेरा है, हमारे मन में यह विचार हमेशा रहना चाहिए कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का विचार रहेगा तो सर्वथा अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, उन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को देखकर संसार किसी भी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे हम क्या करें, रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं देश का हूं और देश मेरा है। तो यहाँ पर हमारा झलमला यह हमारी लघु कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।